Good morning, girls. Topic for today is different instruction code formats in digital computers. So there are basically three types of instruction code formats. First is memory reference, second register reference and last input output instruction. मेमोरी रेफरेंस की बात करें तो आपकोड मेरा 3 बिट का है, दैट इज़ 12, 13, 14, और जो लास्ट की 15th बिट है दैट इज़ रिजर्व फॉर आई, दैट इज़ रिजर्व फॉर डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस इंडिकेटर, दैट इज़ 1 और 0. लास्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग ने इस चीज़ को देखा था, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो उसके लिए एक बिट रिजर्व करते हैं, 0 फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड 1 फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. बात करते हैं जब हम इसमें रजिस्टर रेफरेंस में, तो ये 15th बिट 0 होती है और ये वर्क करता है, ऑपकोड होता है 111. जो लास्ट की 12 बिट्स होती हैं उनका यूज़ हम करते हैं डिफरेंट वर्क्स के लिए, जहाँ पर ये हमें बताता है कि ऑपरेशन क्या है, किस तरीके का ऑपरेशन हमें करना है, और अगर कोई टेस्ट हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कर रहे हैं तो उसके रिगार्ड्स में आता है. इनपुट आउटपुट के लिए भी ऑपकोड 1 होता है, लेकिन जो लास्ट बिट है दैट इज़ द MSB, उसको हम 1 सेट कर देते हैं टू इंडिकेट दैट इट इज़ अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. क्लियर? अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं कि किसी भी एक इंस्ट्रक्शन का रोल क्या है या इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट का रोल क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर को ये मालूम होना चाहिए कि डेटा किस तरीके से उसके पास आ रहा है, कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है, मेमोरी एड्रेस यूज़ किया जा रहा है, रजिस्टर रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है, या इनपुट आउटपुट का कोई एक फंक्शन है. तो इसको क्लियर करने के लिए या इस चीज़ को डिजिटल कंप्यूटर में आइडेंटिफाई कराने के लिए हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को हम ऑपकोड से बताते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है. मेमोरी एड्रेस है तो हमारा ऑपकोड 0 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, और उसमें यह बताएगा वो कि हमारे जो 15th बिट है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, 0 है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं. अगर 7 है और 15th बिट दैट इज़ 12, 13, 14, 1, 1, 1 है, तो 15 बिट अगर 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक. और अगर 1, 1, 1 है और उसके साथ हमारी जो आई है, जो हमारी 15th बिट है, वो भी अगर 1 है तो हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं जो इस चीज़ को क्लियर करते हैं. यहाँ पर देखिए मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की एक टेबल भी इसीलिए बनाई हुई है. अगर आई की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू 1 है, हेक्साडेसिमल कोड्स यूज़ करते हैं. हेक्साडेसिमल कोड यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है हमें, हमारे जो 16 बिट का कोड है ये 4 बिट में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज़ ऑफ 4 बिट्स. तो 4 बिट में हो जाता है, शॉर्ट एंड नोटेशन हो जाता है. अगर मुझे एंड करना है तो आप देखिए आई की वैल्यू अगर 0 है दैट इज़ मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहा हूँ तो 0 रहेगा, लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 है दैट इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहा हूँ तो 15 बिट 8, 9 इस तरीके से हर एक के लिए किया है. एंड सिंबल यूज़ किया एंड डी एंड, उसका मतलब है एंड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर के साथ जो मेरा मेमोरी में वर्ड है उसको मैं एंड करूँगा. सी में आप लोगों ने यूज़ किया होगा एंड, और उसी के लिए. ठीक है. फिर ऐड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, LDA लोड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, STA स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी, देन BUN ब्रांच अनकंडीशनली. जो हम लोग ये लूप्स चलाते हैं जो if else है उसके लिए ब्रांचिंग के लिए BUN यूज़ किया जाता है. फिर BSA ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस. ठीक. देन कम्स ISZ स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0. जो हमारा मेमोरी में एड्रेस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है और स्किप कर जाना है अगर 0 है. क्लियर? ऐसे ही हमारे रजिस्टर रेफरेंस के लिए, अभी जो हमने बात की थी वो मेमोरी रेफरेंस थी, अब हम बात कर रहे हैं रजिस्टर रेफरेंस. CLA क्लियर एक्यूमुलेटर, CLE क्लियर ई रजिस्टर, CMA कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, CME कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, देन इट इज़ CIR circulate right accumulator and E, CIL circulate left accumulator and E, increment AC, SPA skip and instruction if accumulator, skip next instruction if accumulator, and SNA positive, SZA skip next instruction if AC negative,
एस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। SPA इज skip next instruction if AC positive. SNA skip next instruction if AC negative. SZA skip next instruction if AC is 0. SZE skip next instruction if E is 0. And then HLT halt computer. Halt means उसको हैंग कर देना, क्लियर, रोकना, क्लियर। ये रजिस्टर रेफरेंस के हैं, जो कोड्स हैं उनके रिगार्ड्स में हमारा डिस्क्रिप्शन है। कोड 7800 7400 7200 इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लास्ट हेक्साडेसिमल कोड्स हैं हमारे इनपुट आउटपुट के। अगर INP है तो देखिए आप F800 इनपुट करेक्टर टू एक्यूमुलेटर, आउट है तो F400 आउटपुट करेक्टर टू AC। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और इन सिंबल्स के रिगार्ड में ये हमारे हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, ठीक है। द सिंबल designated is a 3-letter word and represents an abbreviation intended for programmers and users। कहीं पर भी आप देख लीजिए 3-letter word ही मोस्टली आपको मिलेगा, INP, OUT, SKI। पीछे देखें तो CME, CIR, CL, CLA, या और पीछे हैं तो ADD, LDA, सारे क्या हैं 3-letter वर्ड्स हैं जो हमने डेजिग्नेट किए हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। और हेक्साडेसिमल कोड क्यों रिक्वायर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 16 बिट का कोड होता है, तो हेक्साडेसिमल इसको 4 बिट में आसानी से एक्यूमुलेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का 4 बिट का अपना कोड होता है, क्लियर। नाउ अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ टाइमिंग एंड कंट्रोल, कि किस तरीके से हमारे ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो टाइमिंग एक चीज़ होती है जो उसमें हम वर्क करते हैं, और टाइमिंग को अगर हम देखें तो कंट्रोल इनपुट एक चीज़ होती है जिसके थ्रू हम टाइमिंग या कंट्रोल इनपुट की जो टाइमिंग होती है उस पर हम डिपेंड करते हैं। तो कंट्रोल का अगर मैं डायग्राम देखूं सबसे पहले तो ये एक छोटा सा डायग्राम है। अगर आप देखें तो इंस्ट्रक्शन सेट है 0 से 11 तक का हमारा जो है वो कंट्रोल लॉजिक्स में कनेक्टेड है। 12, 13, 14 मेरे डिकोडर में कनेक्टेड है जो कि एक 3x8 डिकोडर है। तो देखिए 3 मिल रहे हैं और ये तीनों दैट इज़ D0 से D7 तक सब इससे कनेक्टेड है। फिर 15 आई पे कनेक्टेड और आई की वैल्यू फिर यहाँ से कनेक्टेड है। फिर 4 बिट सीक्वेंस काउंटर है, इसके हमारे पास 4 बिट है और इधर से 3 बिट आ रहे हैं, इंक्रीमेंट, क्लियर एंड क्लॉक। ये 4x16 डिकोडर से है और ये 0 से लेकर 16 तक हमारा T0 से T16 तक इस कंट्रोल लॉजिक से कनेक्टेड है और अदर इनपुट्स यहाँ पे आ रहा है और कंट्रोल आउटपुट यहाँ जनरेट हो रहा है। वापस आते हैं तो ये एक जनरल सी बात की, तो किसी भी रजिस्टर के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है और टाइमिंग मास्टर क्लॉक जनरेटर से आती है और उसी के थ्रू हम सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल सिग्नल की बात करूं तो कंट्रोल सिग्नल 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है हार्डवायर्ड और एक होता है माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं या जो अभी हमने डायग्राम देखा वो हार्डवायर्ड कंट्रोल का है और अभी हम इसी को थोड़ा सा समझेंगे। इस पर्टिकुलर हार्डवायर्ड कंट्रोल में हमारे 2 डिकोडर्स, एक सीक्वेंस काउंटर और एक कंट्रोल लॉजिक लगा हुआ है, उसके थ्रू हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए जब कोई डेसिमल नंबर उसका इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू आती है तो वो 15 तक के इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर होती है फ्लिप फ्लॉप में, क्लियर। और वहाँ से कोई एक सिंबल आई जनरेट होता है जो बिट 0 से 11 तक हम कंट्रोल लॉजिक गेट पे अप्लाई कर देते हैं। अब 4 बिट सीक्वेंस काउंटर जो होता है वो काउंट करता है 0 से 15 तक। 4 बिट है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हुए 16, 0 से 15, 0 to 15 आप काउंट कीजिए 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से जो भी है वो एक डिकोडर में 16 डायग्राम सिग्नल T0 T15 के थ्रू आते हैं। अब सीक्वेंस काउंटर्स में क्या हो रहा है, SC को जो हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं सिंक्रोनसली डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है काउंटर को हम इंक्रीमेंट करते हैं टाइमिंग सिग्नल्स को 4x16 डिकोडर की जो आउटपुट है उसके अकरेंस पे। काउंटर को क्लियर किया जाता है 0 पे ताकि जो नेक्स्ट एक्टिव टाइमिंग सिग्नल हमें मिले वो हमारा लोड कर सके, क्लियर। टाइमिंग सिग्नल T0, T1, T2, T3 एंड T4 इन सीक्वेंस में है। टाइमिंग डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए T0, T1, T2, T3, T4 मेरा सीक्वेंस में है। T0 पे मैंने क्लियर किया है। क्लियर होने की कंडीशन क्या है कि T4 और D3 अगर मेरा 1 है तो मैं क्लियर को अप कर दूंगा और क्लियर से नेक्स्ट एक्टिव क्लॉक पल्स जो T0 आ रही है वो मेरे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देगी, क्लियर। अब टाइमिंग डायग्राम अभी हमको बहुत सिंपल से वे में बता रहा है कि जब T0, T1, T2, T3, T4 हमारे वर्क हो गए तो जो
क्लियर यहाँ पर नहीं होगा SC जब तक कि हमारा यहाँ पर देखिए, जब तक मेरा T4 और D3 अप नहीं होंगे तब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमारा ये एक क्लियर को हम एक्टिव करते हैं और उसके थ्रू क्लियर आउट करते हैं टाइमिंग अपने रजिस्टर्स को। क्लियर? तो यहाँ पर अभी हमने जो चीज़ करी है दैट इज़ टाइमिंग डायग्राम को या कंट्रोल सिग्नल्स के बेसिस पे हम अपने रजिस्टर्स को कैसे क्लियर कर रहे हैं, ये पूरा मेथड इसमें दिया हुआ है। इसके आगे माइक्रो ऑपरेशन कंट्रोल हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे, और अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फर्दर उसका क्लेरिफिकेशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू गर्ल्स।